सबके पास है। जो भी ऑनर ये सर्च होना चाहिए, वो सर्च कभी भी सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज कभी भी बाउंड्री तक सीमित नहीं होता है, सबको पता है। जो भी तुम लोग का खुद से भी पर्सनल कोई रिसर्च रहेगा, पर्सनल सर्च करना, तुम लोग खुद विकिपीडिया पढ़ते हो, नेट से जहाँ से भी पढ़ना, वो हमेशा तुम लोग का लैंग्वेज डेडिकेटेड होना चाहिए। अगर इंटरनेट पे भी सर्च होता है तो हमेशा पर्शियन का सर्च होना चाहिए। सर्च ये होना चाहिए कि पर्शियन हिस्ट्री, पर्शियन सिविलाइजेशन, पर्शियन कल्चर, ताकि जिस भी ज्योग्राफिकल स्टेट तक वो लैंग्वेज फैली थी कभी ना कभी, अब तो वो काफी कम हो चुकी है, बट स्टिल अभी भी आई थिंक ओवर 110 मिलियन पीपल हैं जो पर्शियन बोलते हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एक्सेंट्स के अंदर नोट कर सकते हैं। ईरान में प्रॉपर फारसी बोली जाती है, फारसी एक्सेंट में। बगल में अफगानिस्तान में फारसी बोली जाती है, लेकिन वो एक्सेंट दरी हो जाती है। तजाकिस्तान में ताजिक एक्सेंट में, सेम स्टाइल में। अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें, क्योंकि पर्शियन और पूरा सेंट्रल एशिया आता है हमारे कोर्स में। सेंट्रल एशिया में ऊपर नॉर्थ रशिया तक जाता है, नीचे साउथ में आ जाए तो इधर अफगानिस्तान बॉर्डर, ईरान, पूरा ईरान प्रॉपर ईरान तक टच करता है। वेस्ट में कैस्पियन सी, ईस्ट में मंगोलिया। इस पूरे एरिया के बीच के जितना भी अंदर जितने भी अभी प्रेजेंट ज्योग्राफिकल स्टेट्स आते हैं, वो सारे हमारे सेंट्रल एशिया में आएंगे। और पर्शियन और सेंट्रल एशिया जो ये टॉपिक कवर होता है, इसमें सारे का हिस्ट्री, सारे का कल्चर, सारे का सिविलाइजेशन आएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है एक एक का, लेकिन एक ओवरव्यू होना चाहिए, एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। जैसे पास्ट में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिल्क रोड का, जिन्होंने भी नाम सुना होगा, का पढ़ा होगा 7th 8th आई थिंक जियोग्राफी में है। सिल्क रोड भी इसी रूट से क्रॉस करता था, जो कि यूरोप और एशिया का लिंक माना जाता है, जिसको कि यूरोप और एशिया जिससे कनेक्ट करता था। प्री इस्लामिक या फिर अर्ली इस्लामिक एरिया में भी जो एरा था, उसमें जो पूरा सेंट्रल एशिया था, वो ईरानियन से ही डोमिनेटेड था। हर एरा में, हर सेंचुरी में, हर शताब्दी में एक ऐसी कौम होती है, एक ऐसा मतलब लोगों का एक हुजूम होता है जो कि अपने पर्टिकुलर उस ग्लोब पे कंट्रोल रखता है। तो जब इस्लामिक एरा, जब एडवेंट ऑफ इस्लाम नहीं हुआ था, जब इस्लामाइजेशन नहीं हुआ था सेंट्रल एशिया का, जब 7वीं शताब्दी से पहले जब मुसलमानों का वहां पर दबदबा वो नहीं बढ़ा था, उससे पहले ये जो पूरा इलाका था, ये ईरानियंस थे, वही कैप्चर करके रखते थे, वही डोमिनेट करते थे। कैप्चर करने का मतलब कि डोमिनेट करके रखते थे। जिसके बाद की फिर तुर्क्स आए, और धीरे धीरे आने के बाद बहुत ही बारबारियन अटैक्स हुए, और पूरा धीरे धीरे सारा डेमोग्राफी जो पूरे एरिया का, वो एरिया का डेमोग्राफी चेंज हो गया। सबसे पहला हम टॉपिक डिटेल में स्टार्ट करते हैं, ईरान हिस्ट्री। अगर नोट करना हो कोई तो साथ में नोट कर सकते हो, ज्यादा डिटेल्स नहीं है, बट फिर भी ओवरव्यू आइडिया नहीं करेगा। ऑफिशियल नाम ईरान का है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, सिचुएटेड वेस्ट एशिया। इसका हिस्ट्री काफी पुराना, जब से पैलियोलिथिक एज, जब से इंडिया की हिस्ट्री का हमें पता है, रिटन प्रूफ्स हैं, तब से ईरान की हिस्ट्री के बारे में लोगों को पता है। जब से पैलियोलिथिक एज चला है, उसके बाद से ब्रॉन्ज एज, तो हमेशा से ईरान के पास उसकी हिस्ट्री रही है। लोगों को मिला है, कभी यहाँ कुछ, कभी वहाँ, कभी पेंटिंग्स, कभी रिटन डॉक्यूमेंट्स। ईरान बहुत सारे सिविलाइजेशंस का घर रहा है। कुछ सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं। इलम सिविलाइजेशन का आई एम श्योर काफी लोगों ने नाम सुना होगा, जीरोक्स का नाम सुना होगा। जैंदरुद सिविलाइजेशन है, जिसके कुछ ब्रांचेस इंडिया में भी आज केरला में, साउथ में काफी, केरला तमिलनाडु में पाए जाते हैं जैनदरुद सिविलाइजेशन का। सबसे फेमस और सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग और सबसे ज्यादा पावरफुल इन द सेंस कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो उनका सिविलाइजेशन रहा है, वो रहा एलम सिविलाइजेशन। 3 ट्राइब्स हैं, नॉट जस्ट इन ईरान, पूरे पर्शियन वर्ल्ड में 3 फेमस ट्राइब्स हुआ करते थे। मेडियन ट्राइब, पर्शियन ट्राइब, जो कि ट्राइब सर्वाइव करके आज बचा हुआ है, और पार्थियन ट्राइब्स, जो कि पास्ट का सबसे सक्सेसफुल ट्राइब रहा है। इन तीनों ट्राइब्स ने अपने अपने समय में एरिया को डोमिनेट किया है और जीता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 10th सेंचुरी, लेट 10th से लेट 7th सेंचुरी बीसी। सबसे पहला फेमस एम्पायर जो कि हिस्ट्री में मैटर करता है, इससे क्वेश्चंस भी थे लास्ट ईयर भी, आई थिंक इसका क्वेश्चन था, एसीरियन एम्पायर। एसीरियन एम्पायर मेसोपोटामिया में बेस्ड था, ईरानियन था, प्री ईरानियन किंगडम्स थे, लोगों का मिला हुआ, काफी सारे राजाओं का मिला हुआ एक ये था, ग्रुप था, जो मिलके पूरा एम्पायर इंक्लोज करता था, और एम्पायर का नाम था एसीरियन एम्पायर। एक किंग साइक्सरीज थे, अच्छा बाद में भी डिस्कस करेंगे इनके, किंग जर्जीस के बारे में। इसी के फैमिली से आते थे, मतलब इन्हीं का रूट माना जाता था, इन्हीं के पुष्ट में आते थे। मीड्स थे, पर्सियंस थे, ये अलायंस मिलकर बनाए, और फिर धीरे धीरे इन लोग असीरियन एम्पायर पे अटैक किया, और फिर असीरियन एम्पायर को हराए। अगला डेट नोट कर सकते हो, 616 से लेकर 605 बीस के बीच में 11 साल तक लड़ाई चला, जो असीरियन एम्पायर था उनके अगेंस्ट, और जो बाकी सारे ट्राइब्स थे वहां के, एशिया, पूरा सेंट्रल एशिया, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा गल्फ कंट्रीज के जितने भी सारे ट्राइब्स थे, वो सारे ट्राइब्स मिलकर
एसिरियन एम्पायर पे अटैक किए, 11 साल तक लड़ाई चली, 11 साल के बाद 3 सेंचुरी लड़ाई खत्म, और 11 साल के बाद फिर जब लड़ाई जीते ये ट्राइब्स लोग, तो 3 सेंचुरी तक इन लोग राज किए, अपना वर्चस्व बनाए रखे। उसके बाद मीडियन एम्पायर आ गया। 550 बीसी के इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि साइरस द ग्रेट का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। साइरस द ग्रेट उसके बाद वहां पे मीडियन एम्पायर का राजा बना, और जब मीडियन एम्पायर का राजा बना तो मीडियन एम्पायर हटाकर वो एकेमेनिड एम्पायर स्थापित किया। ये पर्शियन हिस्ट्री, ये ईरान के लिए ये सबसे फेमस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लाने वाला एम्पायर है एकेमेनिड एम्पायर। एकेमेनिड एम्पायर को 550 बीसी में सीरियस रूल कर रहा था। एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जब बेबीलोनिया को हराया था ओपिस में, ओपिस वारग्राउंड माना जाता है। बताओ, जैसे इंडिया में कौन सा, हम जैसे इंडिया में ये जहां महाभारत हुआ था ना, कहाँ हुआ था महाभारत, ये कुरुक्षेत्र, हाँ कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था ना, उसका सेंट्रल एशिया का, मिडिल ईस्ट का कुरुक्षेत्र है ओपिस। जितने भी फेमस वार्स हुए हैं, जितने भी फेमस और मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट वार्स हुए हैं, वो सारे वो सी के वो जो बेसिन है वहां पर ओपिस, अच्छा बहुत बड़ा प्लेन्स है, वहीं हमेशा सारे वार्स होते हैं, और वही एंट्री है इनटू मेन गल्फ एरियाज। तो ऑब्वियसली जो भी आएगा वहीं रोका जाएगा। तो पर्शिया का जो कुरुक्षेत्र है ओपिस, वहां पर वार हुआ था। बेबीलोनियन फोर्स, जो बेबीलोनियन आर्मी थी, उसको साइरस हरा दिए थे, और वहीं से जो मेसोपोटामियन डोमिनेशन था, जो 300 सालों से जो मेसोपोटामियन डोमिनेशन चला रहा था, वो खत्म हुआ। अच्छा, एक और साइड पॉइंट यहाँ पे ये याद आ रहा है, जो साइरस जब बेबीलोन आया था, तो उस समय बेबीलोन जो वहां पे जो इन लोग का एकेमेनिड एम्पायर बना था, वो दुनिया का आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे विशाल एम्पायर था। आज तक के इतिहास में उतना बड़ा, उतना विशाल एम्पायर पूरी दुनिया ने फिर दोबारा कभी नहीं देखा। फोर, कोई रेस हैंड किया है क्या, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा रुक जा भाई, जो भी है लास्ट में जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स होंगे ना, बीच में रुकेंगे तो फिर काफी ज्यादा ये हो जाएगा, लास्ट में आते हैं एक बार में। जो बेबीलोन का जो इंटर करने के बाद जो एकेमेनिड एम्पायर, मिलियन लोग इस पूरे एम्पायर के अंदर आते थे। जो पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था, उसका 44% जो पॉपुलेशन था, वो अकेला आर्किमेनिड एम्पायर, जो आर्किमेनिड एम्पायर था, उसके अंदर में आता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब साइरस चला गया, साइरस की डेथ हो गया, उसके बाद फिर 100-150 साल फिर अलेक्जेंडर आया, अलेक्जेंडर उसने इन्वेड कर दिया, अपना नया एम्पायर ससेनियन एम्पायर एस्टैब्लिश किया, और फिर वो चलता रहा ससेनियन एम्पायर। और जब तक रोमन पर्शियन वार स्टार्ट नहीं हो गए, ससेनियन एम्पायर चला था। फिर काफी सालों तक रोमन पर्शियन वार, आई थिंक 600-700 साल तक रोमन पर्शियन वार चलते रहे, कंटिन्यूअस वार्स इन द सेंस कि हर समय लड़ाई नहीं, मतलब एक कोल्ड वार टाइप भी नहीं कह सकते, क्योंकि कंटिन्यूअस अटैक्स होते रहते थे। 700 साल तक गर्मा गर्मी रहा, माहौल रहा, झगड़ा होते रहा। 700 साल बाद जब रोमन पर्शियन वार आपस में लड़ाई करते करते इतने कमजोर हो चुके थे कि अब ना इसके पास एनर्जी बची थी, ना पावर बचा था, ना उनके पास पावर बचा था। तो फिर 7th सेंचुरी के आसपास अरब इन्वेजन हुआ, और वो समय था 7th सेंचुरी का, जब पूरा डेमोग्राफी, पूरा सेंट्रल एशिया जो है, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा पर्शिया वर्ल्ड जो था, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये जो पूरा एरिया था, इसका इतिहास, इसका इसका पूरा भविष्य बदलने वाला था, क्योंकि अब इस्लामाइजेशन वहां शुरू हो चुका था। अरब इन्वेड किए 7th सेंचुरी में, नए नए कैलिफेट बनते गए, कभी रशीदुल कैलिफेट, कभी उमैयद कैलिफेट, कभी अब्बासिद कैलिफेट, तो अलग अलग कैलिफेट, जो भी कैलिफेट थे आते गए। कैलिफेट मूवमेंट के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो भी हल्का फुल्का 10th 11th 9th 10th में आपको लगता है हिस्ट्री देखे होंगे। इंडिया में भी आया था खिलाफत मूवमेंट, एक आया था 19, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 1919 के आसपास आया था, या 1819 का भी आया था खिलाफत मूवमेंट। तो मूवमेंट खिलाफत कैलिफेट होता क्या है कि जो कहीं भी किसी प्लेस को अगर पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड हो, तो उसमें मुस्लिम रूलर्स रूल करते हैं, और जो उनका कैलिफेट होता है वो ही, मतलब जो उनका जो मुस्लिम धर्मगुरु होता है वही वहाँ का राजा होता है, उसे कहने पे सब कुछ होता है। तो ये अलग अलग कैलिफेट के नाम से आते हैं। तो उसमें भी आई थिंक ओमान का कहाँ का कैलिफेट हटा दिया गया था, तो इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट को नेशनलिस्ट ज्वाइन किए थे। तो 2-3 नाम है, 3 कैलिफेट जो फेमस चले थे, उनका नाम याद रख लीजिएगा। एक रशीदुल कैलिफेट, ठीक है भैया, वो ठीक है। एक रशीदुल कैलिफेट, नाम याद रखना। एक उमैयद कैलिफेट, सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैलिफेट रहा था उमैयद कैलिफेट। और उसके बाद अब्बासिद कैलिफेट। ये 3 कैलिफेट का नाम याद रखो। और कहानी ओवरऑल समझ लो, फैक्ट्स तो तुम लोग भी मतलब खुद से अपना देख सकते हो, या फिर इसके बाद जो भी पीडीएफ भेजेंगे वो तुम लोग को मिल जाएगा। कहानी ये समझ लो कि 7th सेंचुरी में जब अरब आए, इन्वेड किए, उसके बाद इन्होंने ईरान को टारगेट किया, क्योंकि ऑब्वियस
बच्चे कंफ्यूज, एक सेकंड, तो कुछ बोल रहा है कंफ्यूज है क्योंकि सामने PDF। अच्छा ठीक ठीक है, रुपया धीरे करते हैं, धीरे, ठीक है ठीक है, इसलिए तो फैक्ट्स कम दे रहे हैं, कहानी सुना देते हैं, फैक्ट्स मिल जाएगा बाद में। ओवरऑल देखो आइडिया समझ लो कि जब इस्लामाइजेशन स्टार्ट हुआ तो एक शहर में, एक कंट्री में जब जब इस्लामाइजेशन होता है या फिर कोई भी डोमिनेट करता है, वहाँ का बार्बरिज्म स्टार्ट होता है, तो कुछ पर्टिकुलर चीज टारगेट होते हैं। वहाँ के, उस समय वहाँ क्या था, वहाँ पारसी लोग थे तो वहाँ फायर टेम्पल्स थे, उनके फायर टेम्पल्स टारगेट किए गए, उनका लैंग्वेज शिफ्ट कराया गया, जितने भी पुराने भाषाओं के जो स्कूल थे जहाँ पुराने भाषा उनके सिखाए जाते थे वो सब तोड़ ताड़ दिया गया, सब हटाया गया। जो भी लोग मुसलमान नहीं थे उन पे जिजिया लगाना शुरू हुआ, जो कि आज तक अभी भी तालिबान फिर से जिजिया लगाया है, तो उनके साथ जिजिया लगाना शुरू हुआ। इनके लाइब्रेरीज थे वो सारे लाइब्रेरीज तोड़ दिए गए, जैसे इंडिया में भी जब भी वो लोग आए हैं तो यही सब काम हुआ। तो आइडिया कॉन्सेप्ट सेम था कि वहां गए तो वहां के पुराने स्टैब्लिश जितने भी चीज हैं, जो कि उनका बेस है, जो कि उनका प्लस पॉइंट है, वो सब तोड़ दो और फिर अपना लाना है तो लाओ, नहीं लाना है तो मतलब वैसे ही जैसे वो रहते हैं वैसे रहो। कई सालों तक इस्लामाइजेशन चला, लोगों को मारा गया, काटा गया, 15-20 मिलियन लोग मारे गए, काटे गए, जो कन्वर्ट करने से बच गए। सारे पारसी वहां से फिर जगह छोड़ छोड़कर भाग गए, वहां पे ये लोग आके अरब बस गए, इंडिया भी आए काफी पारसी, सब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लोग शिफ्ट किए। 300-400 साल बाद 10th 11th सेंचुरी के आसपास इस्लामिक गोल्डन एज स्टार्ट हुआ। इस्लामिक गोल्डन एज इसलिए क्योंकि उस एज में, और इस्लामिक गोल्डन एज वो सेंट्रल एशिया का ही गोल्डन एज है। एक और बात कॉन्सेप्ट में हमेशा रखना, जो मिडिल ईस्ट का जब भी अच्छा फेज आएगा, जब गल्फ कंट्रीज का, जब सेंट्रल एशिया का, पूरे पर्शिया वर्ल्ड का जब अच्छा फेज आएगा, वो पूरे इस्लाम के लिए अच्छा फेज रहेगा, क्योंकि वही काउंटर करता है, वही मतलब कंट्रोल करता है पूरे इस्लाम को, वहीं से मतलब उनका एक तरह से सबसे स्ट्रांग होल्ड वही है। और अगर कभी खराब फेज भी आता है तो वहां से इस्लाम सबसे वीक होना शुरू होगा, क्योंकि वही उनका स्ट्रांग होल्ड है। 10th 11th सेंचुरी के पास इनका इस्लामिक गोल्डन एज, लोग जो पोएट्स हैं, जो राइटर्स हैं, 10th 11th सेंचुरी के आसपास इस्लामिक गोल्डन एज कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जितने भी फील्ड्स होते हैं, जैसे 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 मैथमेटिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट, जितने भी फील्ड्स थे, ये सब फील्ड में उस समय ईरान काफी अच्छा कर रहा था, काफी अपना नाम कर चुका था, काफी पहचान बना रहा था और काफी सक्सेसफुल था। दवाइयों के जो इन्वेंशन होता है, एक से एक नई अच्छी अच्छी दवाइयां इन्वेंट कर रहा था, मैथमेटिक्स में काफी सक्सेस किया था, एस्ट्रोनॉमी में काफी सक्सेसफुल हो रहे थे। तो इसलिए वो जो शताब्दी थी, 10वीं 11वीं शताब्दी, वो पूरे इस्लाम के लिए गोल्डन एज माना गया। फिर उसके बाद 1200 के आसपास, 1219 1220 में फिर चंगेज खान आया, जिसको चंगेज खान बोलते हैं। उसने भी काफी डिवास्टेटिंग इन्वेजन किया, बहुत भारी संख्या में लोगों को मारा, 10-15 मिलियन लोग फिर मारे गए। उन्हीं का पोता है तैमूर, करीना कपूर का जो लाडला, नाम जानते होगे तुम लोग, कंट्रोवर्सी हुआ था, फिर अभी एक नाम रख दिए, फिर कंट्रोवर्सी हो रहा है, तो उसी का था तैमूर। फिर एक डेट लास्ट इंपॉर्टेंट है, फिर बीच में कुछ ऐसा मेजर नहीं हुआ। 1729 में जब नादिर शाह आया, जो कि पश्तून को वहां से हटाया, पश्तूनी लीडर्स को वहां से हटाया, और पश्तून में डिटेल में नहीं जाना है, पश्तून में नादिर शाह आया, इंडिया इन्वेट किया, दिल्ली तक पहुंचा 1730 में और जैन डायनेस्टी स्टैब्लिश किया। तो वो लोग इंडिया आए या वो लोग कहीं भी जाएं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएं, तो जब जब किसी भी कोने में, किसी भी दुनिया के किसी भी पार्ट में इस्लामाइजेशन हुआ है, इस्लामाइजेशन इन द सेंस की एक ऐसी जाति धर्म के लोग अगर कहीं रहते हैं जो कि इस्लाम नहीं फॉलो करते हैं, वहां पर अगर इस्लामिक रूलर्स अटैक किए हैं, तो वहां पर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होता था। वहां पर लोगों को बोला जाता था कि आप लोग कन्वर्ट हो जाइए, क्योंकि हम चाहते हैं, हम जिहाद करने आए हैं, तो हम आप लोग कन्वर्ट हो जाइए। अगर आप कन्वर्ट नहीं होंगे तो उनके जितने भी बड़े लोग, ये थोड़ा एरोप्लेन का दिक्कत होता है। तो ये जितने भी वहाँ के फेमस जो फिलोसफर्स रहते थे, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स रहते थे, पहले वो उनको मारते थे, लाइब्रेरीज तोड़ते थे। एज इन इंडिया जो नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई, वो पूरा प्रॉपर, ताकि ये लोग अपना जो इनका हिस्ट्री है, अपना वो जो पास्ट है, उससे अलग हो और फिर धीरे धीरे इस्लाम स्टैब्लिश हो। एक इम्पॉर्टेंट टाइम है और एक इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है, जिससे कि हम लोग जब एग्जाम दिए थे 4 साल पहले, तो 3 साल पहले, तो उसमें क्वेश्चन आया था, वो था 1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन। तो 1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन, इसका एक ओवरऑल कहानी बता देते हैं। 1978 के स्टार्टिंग में, जनवरी 1 में
लोग प्रोटेस्ट करना शुरू किए थे शाह के खिलाफ। शाह मतलब वहाँ के जो राजा होते थे शाह, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू की, स्ट्राइक करना शुरू की। एक तो इनके खिलाफ स्ट्राइक करने से ही फायदा नहीं होता ज्यादा। अभी तालिबान का न्यूज तुम लोग देखा होगा, आई थिंक कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, 15-20 लोग के आसपास प्रोटेस्ट कर रहे थे, 15-20 से ज्यादा ही थे। मतलब लोग कुछ तालिबान के खिलाफ, एक तो पता नहीं वो प्रोटेस्ट करने की किस उम्मीद से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। 4 तालिबानी फाइटर्स पहुंचे, आधा घंटा 15-20 मिनट उनका, 20 मिनट 25 मिनट तक देखे क्या कर रहे हैं, फिर गोली चला दी, सब बात है, काम खत्म। तो वही इन लोग भी प्रोटेस्ट करना शुरू किया था, इस्लामिक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, लोग प्रोटेस्ट करना शुरू किए, प्रोटेस्ट दबाया गया। जो उनका किंग था रजा पहलवी, वो यूएस भाग गया। यूएस से जो इनका एग्जाइल में रह रहे थे खोमेनी, खोमेनी लोग जो अभी आना शुरू हो जाएंगे, अभी तक जो अली खेमेनी सुप्रीम लीडर है, रुबुल्ला खेमेनी तेहरान वापस लौटे और अपना नया गवर्नमेंट बना दिया। और वहां पे पूरा रिवॉल्यूशन चला देश में। एक तो शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से वहां चलते रहा है, अनलाइक इंडिया। इंडिया, अगर कोई मुस्लिम स्टूडेंट्स होंगे ग्रुप में तो समझ जाएंगे, इंडिया में सुन्नी मुस्लिम दो टाइप के होते हैं, मतलब दो बटे हुए हैं, एक सुन्नी मुस्लिम, एक शिया मुस्लिम। इंडिया सुन्नी मेजोरिटी है, इंडिया में मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम सुन्नी है। वो गल्फ कंट्रीज में मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम शिया हैं। और ईरान इराक में इसी बात में हमेशा काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी रहे हैं शुरू से। फिर इस्लामिक रिपब्लिक का रेफरेंडम हुआ, नाम चेंज करवाया गया 1979 में। इस रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ लेना, ओवरऑल बस आइडिया देते हैं कि क्या क्या हुआ था। रुहुल्लाह खोमेनी आए थे, और रजा पहलवी जो थे, इनके पहले के जो कमांडर थे, वो मिलिट्री कमांडर थे मोहम्मद रजा पहलवी, वो वहां से यूएस भाग गए। और इन लोग कांस्टेंट डिमांड में थे कि यूएस को कि हम लोग रजा पहलवी को हम लोग वापस दीजिए, क्योंकि रजा पहलवी को हम लोग को हैंग करना है। मतलब ऑब्वियसली इन लोग स्टोन टू डेथ करते हैं या हैंग करते हैं पब्लिक प्लेस में, तो हम लोग हैंग करना है। जब ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो 4 नवंबर को, 4 नवंबर 1979 को स्टूडेंट्स ही, जो ग्रुप था, एक मुस्लिम स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था, यूएस एम्बेसी में गया, 50-52 टोटल 52 लोगों को किडनैप किया, और किडनैप करके गन पॉइंट पर रख दिया, और यूएस के सामने बोला कि आपके एम्बेसी के 52 लोग हमारे कैद में हैं, हमारा जो कमांडर भागा है यहाँ से रजा पहलवी, उनको वापस कीजिए या फिर 52 लोग मारे जाएंगे। फिर अमेरिका काफी एग्रेसिव अप्रोच दिखाया था कि किसी कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन वापस नहीं कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है, ये वो कुछ कुछ हुआ केस। एल्जियर्स अकॉर्ड साइन हुआ, अकॉर्ड का नाम याद रखना, एल्जियर्स अकॉर्ड, एल्जियर्स ALGIERS, एल्जियर्स अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके बाद वो लोग छूटे। रजा पहलवी फिर भी वापस नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक 2-3 साल बाद, 2-3 साल के अंदर ही वो मर भी गया था, कैंसर वैंसर कुछ हो गया उसको। फिर 1980 में इनका कल्चरल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। और मतलब यही बेसिक आइडिया रखना कि 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, 1980 में फिर कल्चरल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। कुछ ज़्यादा हुआ नहीं कल्चरल रिवॉल्यूशन में, क्या ही रिवॉल्यूशन करेंगे लोग। अभी जो ईरान का सुप्रीम लीडर है वो है अली खेमेनेई, इतना याद रखना। तो आई थिंक इतना से हम लोग हिस्ट्री काफ़ी हद तक, अच्छा एक ईरान इराक वार ये बता देते हैं, क्योंकि इराक भी काफ़ी हद तक पर्शिया को, पर्शियन लैंग्वेज का ओल्ड बेस रहा है। अभी भी कुछ लोग कहाँ काफ़ी लिटरेचर पर्शियन के पाए जाते हैं, काफ़ी लोग पर्शियन बोलते भी हैं। तो दोनों पर्शियन स्पीकिंग नेशंस ही हैं, तो उनके बीच का बात भी मैटर करता है। ईरान इराक वार, ईरान इराक वार कब हुआ था? 1980s में स्टार्ट हुआ था, और इराक ईरान पे इन्वेड किया था। बहुत ही बड़ा नाम उस समय जो कि इराक संभाल रहे थे वो थे सद्दाम हुसैन। वो अटैक करवाए थे, 8 साल तक की लड़ाई चला, जिसके बाद की कोई कंक्लूजन नहीं निकला। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, ऐसा इतिहास का एकमात्र ऐसा सबसे बड़ा युद्ध जिसके बाद, जिसके 8 साल के चलने के बाद कोई कंक्लूजन नहीं निकला। जो इनके प्री डिफाइंड बॉर्डर्स थे। अच्छा यार, इन लोगों को सुनाई उनाई दे रहा है ना सबको? आवाज जा रहा है मेरा अच्छे से? मतलब बोले जा रहे हैं गौरव भैया। हाँ बुझा रहा है। एक्चुअली वो सब ये म्यूट है और चैट बॉक्स ऑफ है, इसलिए कोई बोलेगा नहीं, मैं बता दूंगा। अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ, तो ईरान इराक वार जब स्टार्ट हुआ, तो इराक अटैक किया। अटैक क्यों किया? क्योंकि दो एम्स थे। पहला, ईरान को इन्वेड करना। इन्वेड क्यों करना? ताकि वहां उनका जो रिवॉल्यूशन था वो रिवॉल्यूशन फ्लो करके, जैसे होता है ना कहीं कुछ होता है तो माहौल बन जाता है। ईरान में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ 1979 में, जस्ट बगल में इराक। इराक को डर था कि कहीं रिवॉल्यूशन हम लोग के देश तक भी ना आ जाए, तख्ता पलट ना हो जाए, तो इस चलते पहले ही इन लोग को अटैक कर देते हैं और उन लोग को दिखा देते हैं कि तुम लोग पावरफुल हम हैं। तो एक तो ये था। दूसरा, शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट। तीसरा कि इराक ऑलरेडी इतना लोन में डूबा हुआ था। इराक है मिलिट्रीली पावरफुल देश है, लेकिन काफी मतलब अनसक्सेसफुल कंट्री रहा है। तो अगल बगल के जितने भी कंट्रीज रहे हैं जो कि इराक के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन सबसे इराक बहुत लोन लिया हुआ है, बहुत लोन के डेब्ट में है।
एग्जाम्पल कुवैत जस्ट बगल में है, कुवैत से इतना पैसा ले चुका है कि कुवैत को देने के लिए कुछ नहीं था। तो इराक का जो कमांडर था सद्दाम हुसैन, अपने दिमाग से अच्छा ही दिमाग लगाया, उनका दिमाग था ये कि हम पैसा ले चुके हैं काफ़ी, और जिस समय का ये बात है उस समय तक यूएस का भी सपोर्ट जा चुका था, क्योंकि सद्दाम हुसैन को भी यूएस ही नर्चर किया था, ये सोच के कि सद्दाम हुसैन यूएस का एक पपेट बनेगा। लेकिन सद्दाम हुसैन पपेट बने नहीं। तो सद्दाम हुसैन का ये मानना था कि हम जिस कंट्री से पैसा लिए हैं, उस कंट्री पे अटैक कर देते हैं, और अटैक करके उन्हीं का ज़मीन ले लेते हैं थोड़ा-सा, और जब तक उनकी टेरिटरी हम ले लेंगे, उसके बदले में हम बोलेंगे कि आपकी टेरिटरी छोड़ने के बदले हमारा लोन माफ़ कीजिए। तो एक तरह से साफ ये गद्दारी था, लेकिन अब यही ऑप्शन था, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है भी नहीं। एक और रीज़न था कि अगल-बगल के जो वाटर रिसोर्सेज़ हैं, जो वाटर इनलैंड्स हैं, जो वाटर रिसोर्सेज़ हैं, वो कैप्चर में आना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि उस वो एक वक़्त था 1980s का पूरा, वो काफ़ी बॉलीवुड बॉलीवुड तो नहीं, मतलब काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ भी हैं इन पे। वो वक़्त था जब यूएस गल्फ कंट्रीज़ में अपना पकड़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर चुका था। और उसी समय लास्ट ईयर इसका न्यूज़ आया था, ईरान के जो मेजर जनरल कासिम सुलेमानी मरे। ये लोग कासिम सुलेमानी, सद्दाम हुसैन, काफ़ी लोग उस समय के और काफ़ी सारे लीडर्स मिल के यूएस का डोमिनेशन खत्म करने की कोशिश में थे, और खत्म कर भी दिए थे काफ़ी हद तक, ताकि वहाँ के जो रिसोर्सेज़ हैं, सेंट्रल एशिया का गल्फ कंट्रीज़ के जो रिसोर्स हैं, वहाँ का जो तेल है, उनका बिकने पे जो प्रॉफ़िट होता है वो वहाँ के लोकल्स को मिले। ऐसा ना हो कि तेल वहीं का, ज़मीन वहीं का, लेबर वहीं की, और तेल बेच के सारा प्रॉफ़िट यूएस के पास चला जाए। तो इस चलते सद्दाम हुसैन अपना अस्तित्व बचाने के लिए ईरान पे वार किया। ईरान की हिस्ट्री में अब 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं यहाँ पर। पहला कि जब वार स्टार्ट हुआ था तो ईरान काफ़ी ऑब्वियसली अनप्रिपेयर्ड था, कोई आइडिया नहीं था, तो स्टार्टिंग में काफ़ी दिनों तक हारा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर जब ईरान ने ये बात देखा, ईरान अपना स्टडी किया, अपना फिर से वापस समीक्षा किया कि आखिर हम हार क्यों रहे हैं? 2 कारण थे। एक तो प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो कारण क्या हुआ कि काफ़ी सोल्जर्स ऑलरेडी मर चुके हैं। तो जब सोल्जर्स मर गए थे तो ईरान की जो लीडरशिप थी, उस लीडरशिप ने पहली बार ऑफ़िशियली जिहाद का यूज़ किया था वॉर में। जितने भी छोटे-छोटे बच्चे थे, एज नोट कर सकते हो आप लोग, 10 साल से लेके 14 साल के बच्चे, काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन था ईरान का 10 साल से 14 साल के बच्चों का, सारे बच्चों को बंदूक-इंसास, AK-47 देके भेज दिया वहाँ पे। ये कह के कि ये जिहाद है। और पूरे ऑल ओवर द ग्लोब से काफ़ी ज़्यादा ये फ्लैग ड्रॉ किया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म हुआ था इस बात का कि कैसे इतने छोटे बच्चों को वॉर में भेज सकते हो। लेकिन अब बोल दिया कि बड़े मर गए हैं, तुम ही लोग जाओ। तो छोटे-छोटे बच्चे, गौरव भैया अगर कोई हैंड रेज़ कर रहा है तो क्या करें अब? जो भी हो सुनो, देखो लास्ट में एक बार लास्ट अलाउ कर में दो। एक डाउट सेशन होगा, हाँ, अपना हाँ, क्वेश्चन नोट डाउन करके रखें और उसमें फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हाँ, लास्ट फिर में क्योंकि डांस बहुत लोगों को डाउट होगा, फिर हाँ, अभी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी बीच में। हाँ, तो जो भी है लास्ट में नोट कर लो, पूछना। तो पहला ये क्रिटिसिज़्म ड्रॉ हुआ कि काफ़ी छोटे-छोटे एज के बच्चे वो वार्स में भेज दिए गए, ये कह के कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग ऑलरेडी वार्स में थे, वो मर चुके हैं। तो जैसे ही छोटे बच्चे आना शुरू किए तो ऑलरेडी ऑब्वियसली क्योंकि वो काफ़ी कंटेंट है तो उनका डेथ भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो पहला क्रिटिसिज़्म तो यहाँ पे हुआ था, लेकिन फिर धीरे-धीरे ईरान एस्टैब्लिश हो गया, मतलब स्टेबल हो गया, और फिर अगले 5 साल तक काफ़ी तगड़ा अपोज़िशन बन के, मतलब काफ़ी डोमिनेशन में अपोज़िशन कह रहे हैं, काफ़ी डोमिनेशन में उन लोग फिर गल्फ को आगे लीड किया, और इराक के बॉर्डर के ही उल्टा अंदर घुस गया। तो मतलब ऑलरेडी इराक अटैक किया था, इराक के ही अंदर ईरान काफ़ी ज़्यादा इंटर कर चुका था। दूसरा ये कि जब ईरान की हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ईरान की हिस्ट्री में सेक्स स्लेवरी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ईरान के सोल्जर्स जब हार रहे थे, तो ईरान की जो लीडरशिप थी, वो खुलेआम तौर पर ये फरमान निकाली थी पहली बार, मतलब पहली बार हिस्ट्री में ऐसा नोटेड है कि ये फरमान निकला था। पहला का क्रिटिसिज़्म याद रखिएगा कि छोटे बच्चे गए थे। दूसरा क्रिटिसिज़्म, एक वर्ड में कोई पूछे तो सेक्स स्लेवरी। डिटेल्स कहानी बता देता हूँ मैं, कि जब फरमान ये निकला कि हमारे सोल्जर्स हार रहे हैं, हमारे सोल्जर्स को आपकी ज़रूरत है, महिलाओं की ज़रूरत है, सेक्स स्लेवरी के नाम पर। तो पहले फरमान निकाला गया कि हर घर से, जो भी देशभक्त परिवार है, हर घर से, अपने घर से एक महिला वार पे भेज दे। तो ऑब्वियसली कोई भेजेगा नहीं, क्योंकि सेक्स स्लेवरी के लिए कौन ही खुद से अपने घर की बेटियों को भेज रहा है। फिर ये अनसक्सेसफुल हो गया, मिलिट्री गई, हर घर से औरतों को, महिलाओं को पकड़ कर लाई और वार्स में ले गई और वहीं पे रखा जाता था उनको, सेक्स स्लेवरी हुआ काफ़ी। तो ये बात भी पूरे वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म ड्रॉ किया, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही गलत था। ऐसे ही पिछड़ा हुआ था दोनों, और ये सब करके महिलाओं का जो स्थिति था वहाँ काफ़ी पिछड़ता चला गया। तो ईरान-इराक वार का ये 2 ईरान के ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहा। 8 साल बाद फाइनली वार खत्म हो गया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, दोनों का बॉर्डर्स का 1 इंच का भी डिफरेंस नहीं आया। जो 8 साल पहले जो बॉर्डर्स थे, वो सेम बॉर्डर्स रह गए।
5 लाख इराकी जो सोल्जर्स थे मरे, 1 लाख सिविलियंस मरे, मतलब टोटल वेस्ट, कोई फायदा नहीं हुआ। इसको हम पर्शियन गल्फ वार भी कहते हैं। और पर्शियन गल्फ वार हम इसको फर्स्ट पर्शियन गल्फ वार कह सकते हैं, क्योंकि इराक कुवैत पे भी फिर अटैक किया था आई थिंक 99 के आसपास, तो फिर वो सेकंड गल्फ वार हो गया, सेकंड पर्शियन गल्फ वार हो गया, ये फर्स्ट पर्शियन गल्फ वार हो गया। ऐसे फेमसली इसी को ही गल्फ वार कहते हैं, पर्शियन गल्फ वार। लेकिन इन केस अगर कहीं फर्स्ट पर्शियन गल्फ वार और सेकंड पर्शियन गल्फ वार अलग अलग पूछे, तो फर्स्ट पर्शियन गल्फ वार ईरान इराक और सेकंड पर्शियन गल्फ वार कुवैत के साथ। तो इसके साथ हम लोग का हिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट। अच्छा, एक और बैटल है, सॉरी एक और बैटल है, बैटल ऑफ थर्मोप्लाई। 2 मिनट का, 1 मिनट का। बैटल ऑफ थर्मोप्लाई में क्या था कि जो पर्शियन किंग थे ज़र्क्सीस, बहुत ही खूंखार, बहुत ही बारबेरियन किंग, 480 बीसी में बहुत बड़ी पर्शियन आर्मी लेकर एंशिएंट ग्रीस पर अटैक किए। एंशिएंट ग्रीस घुसने का उस समय का जो रास्ता था, तुम एक हॉलीवुड मूवी है, काफी फेमस मूवी है 300, ब्रैड पिट का, आई थिंक ब्रैड पिट ही है। एक हॉलीवुड मूवी है 300, वो इसी पे बेस्ड है काफी हद तक। इसका कहानी यही है, जो 300 स्पार्टन्स लड़ते हैं, वो यही कहानी है। तो एक बहुत बड़ी पर्शियन आर्मी अटैक की एंशिएंट ग्रीस पे। ग्रीस में एंट्री का एक जो सोर्स था वो थर्मोप्ले में एक बहुत छोटा सा पास था। उस पास के पास सिर्फ 300 स्पार्टन सोल्जर्स थे, स्पार्टन सोल्जर। वो 2 दिन तक पूरे पर्शियन आर्मी को रोक के रखे, जब तक कि एक कोई उनका गद्दारी नहीं किया और बगल से दूसरा रास्ता बता दिया, तो वो दूसरे रास्ते से आए और 300 जो स्पार्टन्स थे उनमें से 299 मर गए, एक बचा, जो फिर बाद में जो कहानी बताया, तो फिर ऐसा ऐसा ये। तो ये एक छोटा सा पार्ट था बैटल ऑफ थर्मोप्लाई का, ये जानना, क्योंकि ये भी एक पार्ट ऑफ पर्शियन हिस्ट्री रहा है, पर्शिया के इंपॉर्टेंट कंक्वेस्ट में ये भी रहा है। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। काम को अंबुज, आर यू देयर? हाँ गौरव भैया। मुझे आवाज नहीं आ रही है, तुम बोल नहीं रहे हो। हैं गौरव भैया, हैं। 1 मिनट का ब्रेक है, 1 मिनट का। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी से पहले 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ओके ओके, श्योर। हो गया, हो गया, अब तो 1 मिनट हो गया। चलो शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का बेसिक आइडिया वो विकिपीडिया ईरान ज्योग्राफी मारते हैं, वो तो मिल जाएगा। टोटल एरिया कितना है, कितना किलोमीटर, 16,048 किलोमीटर, ये जो भी है। ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिवर्स, माउंटेन्स और नेबरिंग कंट्रीज का साथ रिलेशन, इंडिया के साथ रिलेशन। आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब इसके बॉर्डर्स हैं, मतलब बॉर्डर टच करते हैं, जो भी नेबरिंग कंट्री हैं। माउंटेन्स में एक बात याद रखिए कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट माउंटेनियस कंट्री ईरान आता है। इवन प्लेट्यूज में भी, ईरान के प्लेट्यूज सबको पता है कि पूरे प्लेट्यूज भरे हुए हैं, इतना पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इतना ऑयल है, तो ईरान में काफी ज्यादा प्लेट्यूज भरे हुए हैं और वर्ल्ड का मोस्ट माउंटेनियस कंट्रीज में एक आता है। अगर माउंटेन्स के पीक की बात करें तो माउंट दमावंद जो है वो ईरान का हाईएस्ट पीक है, 18,406 फीट पे। और ये हिंदू कुश पर्वत का नाम सुना होगा ना सबने, हिंदू कुश पर्वत। तो हिंदू कुश पर्वत का भी हाईएस्ट पीक हिंदू कुश पर्वत पे ही है, हिंदू कुश पर्वत ही है ये। तो हिंदू कुश पर्वत का हाईएस्ट पीक भी वही है, माउंट दमावंद। ईरान का भी हाईएस्ट पॉइंट है माउंट दमावंद। 2-3 डेजर्ट्स भी हैं ईस्ट में। कंट्री का मैप आप अपने आंख सामने रखो ऐसे, जैसे हाँ, तो कैमरा ऑन में दिखाता है, इसलिए ऐसे नॉर्मल सिंपल से ये होता है। कंट्री आंख के सामने कंट्री का मैप होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ईस्ट जो है ईरान का, ईरान के ईस्ट में इधर डिजर्ट है, कावेरी डिजर्ट, लूट डिजर्ट। जो वेस्ट है, तो वेस्ट में कहाँ कैस्पियन सी से क्या आ रहा है, इधर नीचे कैस्पियन सी के बगल में पूरा प्लेन्स डेवलप हो गए हैं, ऊपर नॉर्थ में माउंटेन्स है। तो एक बार दिमाग में मैप आ जाएगा तो इससे ज्यादा फिर क्वेश्चंस परेशान नहीं करेगा आपको। क्वेश्चन में कभी ये नहीं आया कि इस माउंटेन पे इतना कौन चढ़ाई किया, उस माउंटेन पे कौन। बेसिक एक आइडिया रखना है कि कहाँ माउंटेन है, कहाँ डिजर्ट है। 2 डिजर्ट हैं, कावेरी डिजर्ट, लूट डिजर्ट।
माउंट दमावंड के बारे में बता ही दिया। हिंदू कुश पर्वत है, तो हिंदू कुश पर्वत है तो ये तो पहले से भी आई थिंक पता होगा तुम लोगों को। कैस्पियन सी के पास ऑब्वियसली अब वो जो कैस्पियन सी का एरिया है उसके पास के जो एरिया है वहाँ पे प्लेन्स है, ना माउंटेन्स है ना प्लेटू, तो ठीक है, नदी पानी का एरिया, पानी के बाद प्लेन्स है, ठीक है, ठीक है, जमीन है, कॉमन सेंस का दिमाग। मिडिल ईस्ट कंट्री है तो ऑब्वियसली क्लाइमेट भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरह तरह के दुनिया भर के सारे क्लाइमेट 10-11-12 क्लाइमेट पाए जाते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होता है, आई थिंक 29-30 डिग्री आई थिंक मैक्सिमम उनका एवरेज जाता है, उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाता है कभी। 29 डिग्री आई थिंक है, या फिर 29 या 30 डिग्री है, 29 डिग्री होगा आई थिंक उनका, उससे ऊपर का एवरेज टेम्परेचर नहीं जाता है। बारिश बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रेनफॉल होता है। और ज्योग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट बात है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था दुनिया के ऑलमोस्ट सारे देशों में। एग्रीमेंट इस बात का था कि हम इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक साथ काफी सारे अकॉर्ड्स साइन करेंगे, और पेरिस में सारे कंट्रीज मिलकर अकॉर्ड साइन किए। ईरान दुनिया के गिने चुने उन एकमात्र देशों में है जो कि पेरिस एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। तो ये एक ऑब्वियसली ईरान यही सब करता है, तो साइन नहीं किया तो नहीं किया। इंडिया में जिस तरह स्टेट्स हैं उस तरह वहाँ प्रोविंसेस होते हैं, 31 प्रोविंस हैं। अच्छा, कंट्री के डेमोग्राफी ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट बात होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन, कंट्री का जो प्रोडक्शन होता है, कंट्री का जो ग्रोथ रेट होता है। ईरान का पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। पूरे दुनिया में अगर कोई ऐसा देश है जो अपने पॉपुलेशन को सबसे तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो है ईरान। काफी सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं इसके, अब इंटरनल फैक्टर्स थोड़ा डिटेल हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर सुन लो समझने में आसान होगा। कारण ये है कि उनके अंदर कोई अंडर 18 का लॉ नहीं है मैरिज का, जैसे इंडिया में होता है कि 18 साल के बाद शादी। तो उनमें लड़की जब उनको दिखी कि 10, 11, 12, जिसके बाद से उनको लगा शादी कर, जब मन किया तब शादी कर दिए। तो एक तो ऐसे ही शादी उनका किसी भी एज में हो जाता है, कोई अंडर 18 का रूल नहीं है, शरिया इस्लामिक लॉ चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनको। दूसरा कि इंटरनल रिपोर्ट मतलब इंटरनल डेटा है, इसलिए कभी इसकी हम श्योरिटी नहीं ले सकते, कभी गारंटी नहीं हो सकता। लेकिन एक ऐसा मतलब जो प्यू सर्वेज था और कोई सर्वे, इनका मानना है कि 50% से 60% के बीच पूरे ईरान में जो शादियां होती हैं वो 60% के आसपास सारी शादियां भाई बहन होती हैं, मतलब फर्स्ट कजिन्स या सेकंड कजिन। तो अब इमेजिन किसी किसी जगह पे रह रहे हो, किसी फैमिली में रह रहे हो, अब मिनिमम एज का कोई दिक्कत है नहीं, भाई बहन में शादी हो ही जा रहा है, तो ऑब्वियसली शादी में शादी हुए जा रहा है, रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन बढ़े जा रहा है। दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट ऐसा ही हो गया इन लोग का, कोई कोई बैरिकेड ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो नॉन स्टॉप चला जा रहा है। तो ये एक फैक्ट है जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये बात को ध्यान में रखिए। ग्रोथ रेट का और अंडर 18 मैरिज का कोई लॉ नहीं है, और जो मैरिज होते हैं वो फर्स्ट कजिन सेकंड कजिन्स में मैक्सिमम मैरिजेस, क्योंकि डेटा इनका कभी एग्जैक्ट निकल नहीं सकता है, तो जो एक्सपेक्टेड डेटा है वो ये है कि 60% से इवन ऊपर शादियां जो होती हैं भाई बहन में ही, अब शादी वहाँ हो जा रही हैं वो कंटिन्यू, और नॉन स्टॉप शादियां होते जाती हैं। हम आते हैं ईरान के पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे। अब एक एक 2-2 मिनट का सारा टॉपिक छोटा छोटा है। ईरान का पेट्रोलियम इंडस्ट्री 1979 का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन का हमने बात किया, जब तख्त पलट हुआ, जब वो पहली भागकर यूएस गए, तो वो यूएस के ही पपेट थे, इसलिए भागकर यूएस चले गए। उसके बाद कंट्रोल्स चेंज हुए, तो यूएस के जो पपेट नहीं है अब वो थे, वो आ गए, तो अपना ईरान अपना रिजर्व अपने कंट्रोल में ले आया। पेट्रोलियम इंडस्ट्री का 1979 से पहले, जब तक मोहम्मद रेजा पहलवी थे, तब तक फॉरेन कंट्रोल्स था, तब तक विदेशी ताकतों का पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे कब्जा था। 1979 के बाद नेशनलाइज होना शुरू हो गया सारा ऑयल कंट्रोल जितने भी हैं। ईरान एनर्जी सुपर पावर ऐसे ही नहीं है, काफी जितने भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उनका इनमें बहुत बड़ा पार्ट है। क्रूड ऑयल ईरान का पूरे वर्ल्ड को या 10% से ज्यादा क्रूड ऑयल अकेले सिर्फ और सिर्फ ईरान सप्लाई करता है, सिर्फ ईरान प्रोवाइड करता है। 25 से 30 बिलियन यूएस डॉलर का इनका सिर्फ एक क्वार्टर का ये होता है, डील होता है, इनका ट्रेड होता है। पूरे गवर्नमेंट का जो 60% रेवेन्यू होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल से आता है। 80% टोटल एनुअल रेवेन्यू, मतलब पूरे देश का जो टोटल एनुअल रेवेन्यू होता है उसका 80% रिलेटेड होता है क्रूड ऑयल से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन करेंसी अर्निंग्स, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको विदेशी करेंसी आती है, तो फॉरेन करेंसी का जो अर्निंग्स होता है उसका 80% कंट्रीब्यूशन होता है इनके पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। और इसीलिए एक एनर्जी सुपर पावर के तौर पर ईरान है आज, और इन सब में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ईरान एक एम रखा है अपना
एक मेजर सेक्टोरियल एम है इनका कि 2025 तक, ये क्या तो कौन सा अकॉर्ड इसको बोलता है ये लोग ईरान में, ये 2025 तक अपने ऑयल के जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसको इन लोग 500 बिलियन यूएस डॉलर तक ले जाना चाहता है। मतलब दे एम कि 500 बिलियन यूएस डॉलर के तक का इनका ट्रेडिंग हो, 500 बिलियन यूएस डॉलर 2025 तक इनका ट्रेडिंग हो। यूएस हमेशा से एज ऑलवेज हर जगह अपना कोशिश किया अपना पैर डालने का, घुसने का, इनके बीच भी घुसा, काफी कंट्रोवर्सीज हुई, बट अभी यूएस ने कुछ साल पहले आपने न्यूज सुना होगा, जो भी हल्का फुल्का भी न्यूज पेपर टीवी भी रात में जिससे घर चलता होगा, ईरान पर सैंक्शंस लगे हैं काफी सारे, हम लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर काफी कुछ हंगामा भी हुआ था। इंडिया ईरान ट्रेड के बारे में अगर हम फोकस करें कि इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं, तो इंडिया इंपोर्ट करता है आलमंड, पिस्ताचियो मतलब खजूर वजूर, ये सब आलमंड्स, बादाम, डेट्स, खजूर। काफ़ी पर्शियन में भी हमारे कुछ कुछ सीनियर्स हैं जो अपना ये खोले हैं, बिजनेस करते हैं, जो काफ़ी डेट्स वेट्स का बिजनेस करते हैं। तो इंपोर्ट्स में हमारे आलमंड्स, पिस्ताचियोज, डेट्स आ जाएंगी, और एक्सपोर्ट हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, टी का करते हैं, बार्ले करते हैं, राइस, सीसम, शुगर केन। एक बार तुम लोग भी देख लेना, डॉक्यूमेंट भेज देंगे तो उसमें कंफर्म करना, देख लेना, ऑयल केक, डीजल, तो ये सब चीज़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं। 2019 के बाद से हम ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिए हैं। काफ़ी पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल इश्यूज अंदर में अंदर चलते रहते हैं, और वो टोटल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, समझ आएगा भी नहीं। 2020 में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 42% गिरा है। 2020 दो कारण, पहला कारण लॉकडाउन, दूसरा कारण कि तेहरान का ही जो अपना रिजर्व है वो कोलैप्स कर चुका है। जो तेहरान का रूपी रिजर्व है, जो तेहरान का रूपी रिजर्व है वो कोलैप्स कर चुका है, तो उनका कुछ है ही नहीं उनके पास खरीदने के लिए ज़्यादा। तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स था वो 42% गिरा, और कंटिन्यूसली 2021 में भी गिरे जा रहा है। अगर हम पॉलिटिकल टाइज की बात करें, पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें कि दोनों देशों के बीच में पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं, तो कभी हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा नहीं। मतलब पता नहीं कि नजदीक का दोस्त कभी ईरान रहा नहीं, वैसा दूर दूर का रिश्ता रहा है। 1979 में जब रिवॉल्यूशन हुआ था, जब रिजा पहले भागे थे, वो खमोनई आए थे, तो इंडिया उतना खुश नहीं था। इंडिया पहले के तक से ही खुश था, बाद में उतना खुश हुआ नहीं। ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुआ था, उसका नाम ऑफिशियली जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है। वो ईरान और P6 नेशंस जो हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, और P6 नेशंस के बीच में हुआ था। P6 नेशंस P5+1 नेशंस को कहते हैं, जो कि यूएन के पता, ये तो पता, ये सब तो बाकी सब पढ़ाई होगा, पता होगा। यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, और यूके और यूएस। ये 5 कंट्रीज हैं, जिसमें एक जर्मनी के साथ P6 जाते हैं। ये यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर एक डील किए थे। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और कुछ ज्यादा है नहीं पढ़ने को। एक पर्शियन कैट्स काफी फेमस हैं, वो ऑल ओवर द ग्लोब पर्शियन अपनी कैट्स, पर्शियन ब्रीड की जो कैट्स होती हैं वो जरूरी नहीं एक्सपोर्ट होता है। पर्शियन ब्रीड की कैट्स इंडिया में भी काफी फेमस है, काफी मिलती हैं। जो लोग बिल्ली बिल्ली के शौकीन उन लोगों को पता होगा, पर्शियन ब्रीड कैट 25-30 हजार में यहाँ दिल्ली में मिलता है। एक बिल्ली खरीदने जाओ तो 30,000-35,000 लगता है। काफी सुंदर सुंदर गोल सी प्यारी प्यारी मोटी हेल्दी बिल्लियां होती हैं पर्शियन ब्रीड की कैट्स। ज्योग्राफी में एक और चीज तुम लोग खुद से देख लेना, वैसे ज्यादा प्लेसेस है नहीं देखने का, जो भी फेमस जगह है वो कैपिटल ही है। एक फेमस प्लेसेस इन ईरान करती, फेमस अट्रैक्शंस, डेस्टिनेशंस जो होता है ईरान का, वो चेक कर लेना एक बार। जो 3-4 जगह है उन पे उनका जो बेसिक डिटेल्स है, वो जैसे तेहरान है उसका पॉपुलेशन क्या है, कितने लोग आते हैं घूमने, क्या टूरिज्म, और बाकी जो सिटीज हैं उनका एक बार दिमाग में रखना। हो गया ईरान इराक का काफी ज्यादा हद तक। अच्छा हाँ, एक चीज लास्ट टॉपिक एक बचा है, काफी थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत। एक बहुत अच्छा चीज है जो ईरान, जो पर्शियन वर्ल्ड पूरे दुनिया को दिया है, वो है पर्शियन पोएट्री, पर्शियन पोएट्स। तो पर्शियन पोएट्स के बारे में हर साल इररेस्पेक्टिव ऑफ मतलब सिचुएशन कंडीशन, करंट में है कि नहीं, न्यूज है कि नहीं उसका, बट पर्शियन पोएट्स का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है। क्योंकि अगर तेल के अलावा पूरे दुनिया को ईरान इराक कुछ देता है, सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्ट कुछ देता है, तो वो है अपना पोएट्री। आई एम श्योर सब नाम सुना होगा पर्शियन पोएट्स का एक से एक। कुछ कुछ पोएट्स हैं जिनके बारे में हल्का फुल्का कुछ आइडिया बता देते हैं। फीमेल के पहले देखते हैं, एक है फारूकजाद। ये काफी स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट पोएट थी, फीमेल थी, डिवोर्सी थी, अर्ली 20s में इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद काफी कंट्रोवर्शियल फिगर रही ईरान में, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में शुरू से रही, डिवोर्सी थी, और उसका गुस्सा इनके पोएट में दिखा, इनके पोएम में दिखा, काफी अत्याचार हुआ इन पे, इनका जैसे इनके पोएम्स के अनुसार। ये फेस बन चुकी थी धीरे धीरे अपने पोएम्स के थ्रू, मतलब फेमिनिज्म वॉइस का, वॉइस ऑफ वुमेन का, धीरे धीरे
और इनके पोएम्स जो थे वो प्रेजेंट जो वीमेन का कंडीशन है, मतलब ईरान में, इराक में, वहाँ के जो वीमेन जो जितना बुरा तरीके के साथ ट्रीट किया जाता है उनको, जितनी बदतर स्थिति है उनकी, उनको फारूक जो एक पोएट हैं, इन्होंने काफी अच्छे से अपने पोएम्स में दर्शाया और धीरे धीरे वॉइस ऑफ वीमेन वहाँ की बनती गई, इसलिए ये काफी फेमस हुई। इनका नाम याद रखो। और फिर सिबिन बेहबानी, बेहबानी का नाम तो आई थिंक तुम लोग सब जो हल्का फुल्का जीके जिसका सही होगा वो जानता होगा सिबिन बेहबानी का नाम। ये बचपन, ये इनके पापा मम्मी दोनों पोएट थे, काफी रईस परिवार से शुरू से आई, लेकिन बचपन से ही पोएम में इंटरेस्ट रहा, क्योंकि ऑब्वियसली पापा मम्मी रहे तो इनको भी इंटरेस्ट रहा। नोबेल लिटरेचर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, एक बार या दो बार, आई थिंक दो बार नोबेल के लिए लिटरेचर में नॉमिनेट हुई हैं। आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेना, एक या दो बार, हम दो बार नॉमिनेट हुई हैं, तो दो बार मिला नहीं, लेकिन दो बार नॉमिनेट हुई। काफी फेमस पोइट्री, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, फेमिनिस्ट, इनका भी फेमिनिस्ट व्यू था बट काफी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स पे फर्स्ट फोकस, उसके बाद फिर फेमिनिज्म फोकस रहता था। जो ह्यूमन राइट्स का कारण था कि वो ऑप्रेस्ड, दबे कुचले जो वर्ग होते हैं, पीड़ित, शोषित, प्रताड़ित, दबे कुचले, वो उन वर्गों के बारे में काफी अच्छे से पोइट्री लिखती थी और उनके मुद्दों को उठाती थी। तो धीरे धीरे गरीब दबे कुचलों की आवाज बन गई सिबिन बेहबानी। एक और हैं परवीन एहतसामी, और तुम लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, सारे पोइट का नाम यहाँ पॉसिबल नहीं ऑब्वियसली बताना, तो परवीन एहतसामी का भी नाम जान सकते हो, वो भी काफी प्रोमिनेंट फीमेल पोइट रही हैं। क्लासिकल पर्शियन पोइट्री में था उनका, मिक्स करके लिखती थी वो। तुम लोग अगर जो भी एडमिशन ले लिया, जो पर्शियन में अगर इन केस कोई आता है, कोई एडमिशन लेता है, ऐसे तो जनरली फर्स्ट चॉइस होता नहीं है किसी का पर्शियन, लेकिन अगर कोई, पता नहीं, अगर किसी कारण से कोई जो प्रिपरेशन वाले यूपीएससी वाले होंगे, अगर कोई जिनको कि सिर्फ एडमिशन लेना होगा या फिर कुछ वैसे सेकंड चॉइस थर्ड चॉइस है जो गिर गिर के पहुंचेंगे पर्शियन में, उन लोग को थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ेगा एहतसामी के बारे में भी, बेहबानी के बारे में भी, फिर एमए में इनके बारे में और डिटेल्स में स्टार्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे पता चलेगा। अगर मेल पोइट्स में देखें तो सबसे फेमस, ऑब्वियसली हम श्योर है सब नाम सुना होगा, फिरदौसी का नाम सुना होगा सब। ईरान के आज तक के इतिहास के सबसे फेमस पोइट रहे फिरदौसी, और अपने शाहनामा बुक के चलते फेमस हुए थे। उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ है शाहनामा का, द बुक ऑफ किंग्स। उसका तो मतलब हिंदी से भी समझ में आ रहा होगा, शाहनामा, नामा मतलब की कहानियां, जैसे सफरनामा होता है ना, सफरनामा होता है शाहनामा, शाह मतलब शाह क्या नामा, शाह की कहानियां, जो राजा थे, राजा के वहां के राजाओं की कहानियां थी। वो दुनिया का सबसे बड़ा पोइट्री एपिक है, उसमें 60,000 वर्सेज हैं, 60,000, 60,000 वर्सेज हैं। उनसे बड़ा पोइट्री एपिक आज तक फिरदौसी से बड़ा पोइट्री एपिक तो लिखा ही नहीं। ईरान की हिस्ट्री जब से डेटिंग होना शुरू हुई, जब से ईरान की हिस्ट्री का एक कतरा भी मौजूद है, उस समय से लेकर, उस वक्त से लेकर आज तक, मतलब उनके समय तक, जो भी उनका वहां पे ससनीद एम्पायर के समय के थे, तो उनके एम्पायर के समय तक के जितने भी हिस्ट्री के पोर्शंस रहे, उनको सबको अपने वो पूरे शाहनामा में कैप्चर, मतलब कवर कर लिए हैं। तो एक तरह से अपने पूरे देश का इतिहास वो अपने शाहनामा में लिख दिए हैं, पोइट्री के थ्रू, पोएम के थ्रू। और मतलब काफी तगड़ा तरीका था उनके लिखने का। अगर तुम लोग कुछ पोएम वोएम का कभी कुछ ऐसा ध्यान दोगे, तो किसी भी इवेंट को बताएंगे तो पहले इवेंट के बारे में बताएंगे, शुरू करेंगे, फिर अपने बारे में थोड़ा सा उसी इवेंट के थ्रू बता देंगे, एक कैरेक्टर देंगे, अच्छा बुरा दोनों बता देंगे, और अंतिम उनको जो कैरेक्टर रहता था वो अच्छाई की तरफ जाता था, अच्छा ही चुनता था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब फिरदौसी, जैसे इंडिया में पंचतंत्र है ना, पंचतंत्र, हम लोग बच्चे में पंचतंत्र पढ़ते थे कि मतलब अच्छी पंचतंत्र की कहानियां, अच्छा ही चुनो, अच्छा अच्छा बनो, अच्छा करो। उस तरह ईरान में इनका शाहनामा चलता है कि मतलब लोग परिवार सब पढ़ाते हैं कि मतलब अच्छाई क्या करना है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, अच्छाई को चुनो, इस तरह से। तो फिरदौसी से बड़ा नाम पर्शियन पोइट्री में किसी का नहीं है। फिर और अगर किसी का नाम देखेंगे तो निजामी गंजवी है। तो जिस तरह फिरदौसी ओवरऑल है ना, उस तरह निजामी गंजवी रोमांटिक पोइट थे। तो मतलब ये रोमांस के आदमी थे, ये इनका पोएट्री हमेशा से अपलिफ्ट और ग्लोरीफाई लव को किया है, तो मतलब होता है ना प्यार प्यार प्यार, ये प्रॉपर प्यार वाले इंसान थे। काफी फेमस फेमस इनका पोएट्री रहा है। अच्छा अच्छा, जिस तरह नाम तो ऑब्वियसली सब सुना होगा, रोमियो जूलियट इंग्लिश में जानता है सब, सब ऑब्वियसली जानता होगा, रोमियो जूलियट सुना होगा। तो उस तरह लैला मजनू दी है ये दुनिया को, और रोमियो जूलियट से तो बेटर ही है लैला मजनू एट एनी डे। तो निजाम गंजवी को एक क्रेडिट आता है कि दुनिया को लैला मजनू दिए, लैला मजनू की कहानी, और मतलब काफी सारी इनके प्यार की कहानी, सारा पोएट्री इनका प्यार का था, प्यार प्यार लगता है, बहुत भयंकर प्यार में थे, सिर्फ प्यार का लिखे। और भी काफी सारे पोएट हैं, हाफिज, उमर खयाम, रूमी, अपने से खुद को तुम लोग एक बार देख लेना। पर्शियन पोएट्स का काफी बड़ा इम्पैक्ट रहता है। उमर खयाम वो ऑलराउंडर आदमी थे, वो मैथमेटिशियन भी थे, वो क्या कहते हैं उसको, तारा चांद तारा, एस्ट्रोनॉमर भी थे, फिलोसफर भी थे। तो मतलब तो नहीं कि जिस चीज को टच कर दिया सोने का वो हो गया, तो पोइट्री लिखे तो पोइट्री भी बहुत अच्छा अच्छा लिखे उमर खयाम। रूमी थे, वो स्पिरिचुअल थे, मतलब सबका अपना एक तरह बटा हुआ है।
जिस तरह वो निजामीगंज में वो रोमांटिक थे तो रूमी थे स्पिरिचुअल, सिर्फ भगवान के बारे में शुरू से अंतिम तक लिखे, खुद का भगवान से आपका क्या रिलेशन है, सेल्फ का गॉड से क्या रिलेशन है। एक शायर हैं, ऑब्वियसली सब नाम सुना होगा, जो मेरे एरिया इधर गया वया का इधर जो मगध का होगा उन्होंने तो कॉलेज का भी उस पर नाम जानता होगा, मिर्जा गालिब का नाम जानता होगा सब। ईरान दुनिया को मिर्जा गालिब दिया है, सब मिर्जा गालिब का शायरी सुना होगा, एक से एक शायरी जो भी सबको जरूरत पड़ता है। गया में कॉलेज भी मिर्जा गालिब कॉलेज उनके नाम पे। तो पर्शियन पोइट्स भी हम लोग कवर कर लिए, और तो कुछ आई थिंक जहाँ तक मेरे दिमाग में जितना चीज था, 1 घंटा हो गया ना, 50 मिनट हो गया। अंतिम मेरे को 5 मिनट डाउट क्लास करवा लेते हैं, उससे पहले और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो फेस्टिवल्स एक है छोटा सा पार्ट, ईरान में कुछ ज्यादा फेस्टिवल्स नहीं आता है, क्वेश्चंस बनते हैं सिर्फ एक फेस्टिवल से, वो फेस्टिवल का नाम है नवरूज। मतलब उनका न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, जश्न नवरूज होता है। जश्न नवरूज मतलब नवरूज का सेलिब्रेशन। तो जश्न नवरूज उनका फेस्टिवल है जिसमें कि ये लोग सब मिलते हैं, शाम को पकवान वकवान बनाते हैं, शाम को इकट्ठा होते हैं, गाना वाना गाते हैं, शायरी मुशायरा चलता है। हम लोग भी यहाँ जेएनयू में भी पर्शियन सेंटर करता है जश्न नवरूज। अभी तो ये लॉकडाउन कचरा किए हुए तो ऑब्वियसली कुछ सब ऑनलाइन ही चल रहा, नहीं तो फर्स्ट सेकंड ईयर में अच्छा रहता था, सेलिब्रेशन होता था, जिसको परफॉर्म करना है, कुछ पोएट्री वोएट्री स्पीच देना है, स्पीच दो, लंच वंच हुआ, दबा के खाओ पियो, अपना एंजॉय करो। तो वहाँ ईरान में भी एम्बेसी भी सेलिब्रेट करती है, पूरा ईरान सेलिब्रेट करता है। सबसे बड़ा फेस्टिवल है उनका जश्न नवरूज, मतलब उनका हैप्पी न्यू ईयर। फेस्टिवल में ये हो गया। स्पोर्ट्स देखते हैं ईरान का, अगर ईरान इराक का अगर स्पोर्ट्स देखें हम तो स्पोर्ट्स में बहुत वीक है, अब लड़ते ही रहे जिंदगी भर, तो खेलेंगे तब, खेलने को बच्चों को टाइम ही नहीं मिला, और बंदूक ही रह गया जीवन भर हाथ में। इराक का आई थिंक आज तक जब से ओलंपिक शुरू हुआ 1 मेडल है। ईरान का भी वही स्थिति, वेट लिफ्टिंग वुफ्टिंग किसी किसी चीज में अच्छे करते हैं, तो स्पोर्ट्स भी काफी वीक है। यूएन का जो डिस्कशन हुआ था रिसेंटली, यूएन यूनाइटेड नेशंस ये कंक्लूड किया था डिस्कशंस में कि जो मिडिल ईस्ट जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर स्पोर्ट्स के इवेंट कर, एक तो कराना भी सेफ नहीं है ना, वहां कराओ पता चला कब कहाँ बम उड़ गया पता ही नहीं चल रहा। लेकिन यूएन का ये मानना है, मतलब काफी लोगों का ये मानना है कि अगर यहाँ हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करें तो वहाँ टेररिज्म जो है, वहाँ की लोगों की जो मेन स्ट्रीम से अटैचमेंट है वो बढ़ेगी, लोग खेलेंगे कूदेंगे, दिमाग थोड़ा स्वस्थ रहेगा, दिमाग काम करेगा ना, तो फालतू चीज दिमाग में जाएगा। सेम जो जेएनयू में हम लोगों का मानना है कि स्पोर्ट्स प्रमोट करें, स्पोर्ट्स को टलाएं, ताकि ये लोग जो दिन भर पी के पड़े रहते हैं थोड़ा असर अंतर मिले। वरना जेएनयू का भी हाल मिडिल ईस्ट टाइप ही है, वही कंडीशन है, यहाँ भी लोग खेलने कूदने से कोई मतलब नहीं, कोई रिलेशन नहीं, दिन भर सब भोले बाबा के भक्त बने रहते हैं और खेलकूद से दूर। काफी दिमाग खुलता है खेलने कूदने से। तो यूएन का भी यही मानना है कि मिडिल ईस्ट में जब तक हम स्पोर्ट्स प्रमोट नहीं करेंगे तब तक स्मॉल इवेंट्स धीरे धीरे छोटे इवेंट्स करके ही, लेकिन जब तक स्पोर्ट्स प्रमोट करना शुरू नहीं करेंगे चेंज नहीं आ पाएगा। तो स्पोर्ट्स का ये कंडीशन है। फेस्टिवल कंडीशन हमने देख लिया है, रिलीजन की डाइवर्सिटी हमने देख ली, पारसियों से पहले भरा हुआ था, फिर इस्लाम आया, फोर्स कन्वर्सन हुआ, अब 1% से भी कम, वो तो ऑफिशियल डेटा कहता है, भगवान भरोसे कोई बचा होगा, कोई पारसी वहां नहीं बचा है। 90 to 95% मुसलमानों में शिया हैं, इनके चलते काफी बीच में सिविल वार होते रहता है। और उसके बाद कल्चरल एकेडमी का हमने बात कर ही लिया, लिटरेचर देख लिया, उनके पोइट्स को देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया, हिस्ट्री देख लिया, एडवेंट ऑफ इस्लाम देख लिया हमने, 7th सेंचुरी में आए थे वो लोग, और डायलेक्ट्स अल्फाबेट्स। अच्छा हाँ, पर्शियन के बारे में एक और बात, पर्शिया ये जो हमारा लैंग्वेज है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं, लोग काफी पूछते रहते हैं मैसेज पर्सनल मैसेज में भी, एंट्रेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एट एनी कॉस्ट लैंग्वेज टच नहीं करेंगे किसका भी, प्लीज। बाकी सब लैंग्वेज वाले बता ही रहे होंगे, पता नहीं पर्सनल लोगों को पता कैसे नहीं होता है, लोगों के मैसेज आते रहते हैं। पर्शियन के लैंग्वेज को कभी कोई टच नहीं करेगा, एज इन मतलब पर्शियन के जो अलीफ बेते जो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब जो फारसी भाषा है उस भाषा के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सो प्लीज डोंट वरी कि उसका रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। हमारा जो भाषा है, जैसे हर भाषा दो का या तो अल्फाबेट पे फोकस करता है, डायलेक्ट्स पे, हिंदी भी अल्फाबेट पे फोकस करता है, पर्शियन भी अल्फाबेट पे फोकस करता है, काफी मिलते जुलते हैं पर्शियन से। मिडिल ईस्ट को हमने देख लिया, नदियां वदियां देख ली, गल्फ देख लिया, कवैत देख लिया, बाकी जो जो चीज बता दिया है दोबारा मानो, दोबारा इसी चीज को सुन लेना, रिकॉर्ड हो रहा था, आई थिंक मिल जाएगा। ईरान इराक वार समझ गए आप लोग, सद्दाम हुसैन समझ गए, सद्दाम हुसैन का क्या था कैसे था, यूएस बन पाया, आप सोचा पपेट बनाएंगे, पपेट बना नहीं पाया। सद्दाम हुसैन एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग लीडर था, जो कि फिर उल्टा ही सबको बम्बू करने लगा। जब सद्दाम हुसैन के साथ प्रॉब्लम हुआ, उस पर बहुत सारे केसेस चलाई यूएस, उसको फांसी लगा दी गई, सद्दाम हुसैन को फांसी हो गया, वो मरा, काफी कंट्रोवर्सी हुआ था उस समय, पूरा दुनिया में फिर से वर्ल्ड वार का सिचुएशन आ चुका था।
सबको लगा, क्योंकि जिस दिन फांसी हुई थी सद्दाम हुसैन को, उस दिन ईरान में आई थिंक कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल था, कुछ सेलिब्रेशन था, उसी दिन फांसी हो गई। चारों तरफ पूरे 3 दिन तक पूरे वर्ल्ड पे रेड अलर्ट था, पूरे दुनिया में रेड अलर्ट था, चारों तरफ लोग, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम था। एक तो वैसे भी लोग सपोर्ट करने में आगे रहते हैं, उसमें भी सद्दाम हुसैन जब लीडर ही मर गया तो कंडीशन था। हमने कंडीशन ऑफ विमेन भी पढ़ लिया ईरान इराक का, सेक्स स्लेवरी देख ली, तो आई थिंक हो गया टॉपिक कंप्लीट। अब शुरू करते हैं करंट में। एक और बता देते हैं, करंट अफेयर्स से अगर रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हमारे देश का देखना है तो लास्ट ईयर कासिम सुलेमानी का केस था, मेजर जनरल कासिम सुलेमानी का डेथ हुआ था, ड्रोन अटैक से मरे गए थे, उनके बारे में देख लेना, जो कुछ पार्टी के हेड थे। इस ईयर तो तालिबान तबाही मचाए हुए हैं, तो अफगानिस्तान में भी ऐसे पश्तो बोला जाता है, बट कर सकते हैं कि धीरे धीरे प्री हिस्टोरिकल ग्राउंड रहा है अफगानिस्तान पर्शियन का, और काफी हद तक अभी भी कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे लिटरेचर मौजूद है और लोग बोलते हैं, तो पर्शियन हिस्ट्री में वो भी इंक्लूड होता है। तो तालिबान का भी करंट पे सब ध्यान देते रहना, करंट से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आएगा, लिख के ले लोगी कि तालिबान से क्वेश्चन आएगा। लास्ट ईयर भी कासिम सुलेमानी से क्वेश्चन आया था। तो हाँ भाई, अब जो हाथ उठाए हुए थे, गौरव भैया अब इन लोग से पूछ लेते हैं। हाँ बुझ हो गया, ये जो डाउट वाउट था उन लोग से एक बार पूछ लेते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स ओपन कर दिया है मैंने, जिसे भी जो अपना क्वेश्चन करना है यू कैन पुट अप दैट। 5 मिनट 5 क्वेश्चन। हाँ देख लो, कुछ बच्चों का देख लो क्या क्या डाउट्स हैं, एक बार क्लियर कर दो 10-15 मिनट में। हाँ 5 मिनट देखते, 5-7 मिनट, इतना 1 घंटा तो होएगी। अरेबी की क्लास का भी तो नहीं पता। गौरव भैया कब है अरेबी की क्लास? है अब कोई क्लास? ये लास्ट क्लास है, इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी। तो भाई अरेबी का पीडीएफ तो आई थिंक कल ही ग्रुप में भेजा गया ना, तो अभी का पीडीएफ देख लो। ईरान एंड इराक और ईरान एंड, सुनो देखो सौरव कुमार, ईरान इराक का पहला वार हुआ था, मतलब वो पर्शियन वार, वो फर्स्ट था, फर्स्ट पर्शियन गल्फ वार था, वो 8 साल तक चला। उसके बाद इराक फिर कुवैत से भी झगड़ा किया, तो वो दोनों अलग अलग वार हैं, जिसको कि इराक और कुवैत का जो वार था वो सेकंड पर्शियन गल्फ वार कहते हैं हम लोग, और जो ये था वो फर्स्ट पर्शियन गल्फ वार था। भैया कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, प्रॉब्लम होगा अगर तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो, मैं टाइप कर दूं क्या? कहाँ टाइप होता है? टाइप मैसेज आ रही है ग्रुप में तो होगा, ये सब नंबर देखा होगा, फिर से लिख देते हैं 8294172399। भैया इराक, अरे यार चाहबार पोर्ट के बारे में, चाहबार पोर्ट ईरान पे था। देखो वो इंडिया ईरान का ऐसा टाइज है कि चाहबार, हाँ देखो चाहबार पोर्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल ले लो। क्वेश्चंस लास्ट ईयर ईरान चाहबार पोर्ट कवर किए थे, लेकिन उतना फैसिनेट कभी हुआ नहीं। चाहबार पोर्ट ईरान का एक पोर्ट है जिसपे कि जिसका ज्योग्राफिकल लोकेशन काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर भी हमसे टच होता है। वो अलग बात है कि पीओके का इनकर्जन है बीच में, लेकिन अफगानिस्तान का बॉर्डर हमसे टच होता है। तो जो चाहबार पोर्ट है, जैसे पाकिस्तान के अंदर चाइना अपना बेस बना रहा है, मतलब काफी हद तक कंट्रोल कर रहा है, तो चाहबार पोर्ट पे इंडिया अपना पोर्ट बना रहा है। तो बस एक चीज के चलते उसको लोग जानते हैं, क्योंकि चाहबार पोर्ट पे इंडिया अपना बेस बना रहा है, वहाँ पे इंडिया का इंस्टॉलमेंट है। तो अभी तो तालिबान ने एक स्टेटमेंट दिया है, तालिबान का रिसेंट स्टेटमेंट आया इवन अफगानिस्तान में, कि जितने भी जगह पर इंडिया के कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, इंडिया का डेवलपमेंट वर्क चल रहा है अफगानिस्तान में, वो सब कंटिन्यू रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं इंडिया से। क्या है भाई क्वेश्चन तो ऊपर कैसे? तालिबान से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकती है? हिस्ट्री या करेंट? अच्छा तालिबान से देखो बाबू, दोनों टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 20 साल पहले भी तालिबान पावर में था, फिर पावर से हटा, धीरे धीरे कुछ कुछ हुआ, फिर 20 साल बाद फिर से तालिबान पावर में आया है। तो हिस्ट्री में और करंट दोनों का क्वेश्चन आ सकता है। करंट का क्वेश्चन ये आया कि अभी कौन, अब्दुल घानी बरादर जो है वो बनेंगे प्रेसिडेंट, कैसे कैसे वीमेन राइट्स को क्या क्या असर पड़ सकता है। ईरान का पहले से ही वीमेन राइट काफी ज्यादा खराब रहा है, अब और वीमेन राइट्स पे असर पड़ जाएगा। वो लोग तुरंत पब्लिक प्लेसेस से ईरान की वीमेन को मिटाना शुरू कर चुके हैं, उनको जो बुर्का कंपलसरी कर चुके हैं। जो मौलवीज हैं उनको बोला गया है कि 12 साल से या 14 साल से, नॉट श्योर, 12 या 14 साल से की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक जितनी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सबका लिस्ट बनाओ। तो वो काफी ज्यादा सेक्स स्लेवरी करवाते हैं, वो महिलाओं को सेक्स मशीन बना देते हैं। ये इतिहास गवाह इस बात का, वो फिर से रिपीट होगा। तो
हिस्ट्री और करंट दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों पे ध्यान देना। मोस्ट प्रोबेबली करंट के क्वेश्चन आएंगे, और करंट भी तो हिस्ट्री रिलेटेड ही है। अब तुम अगर तालिबान के बारे में कोई पढ़े तो सिर्फ ये थोड़ी पड़ेगा कि तालिबान कल काबुल पे चढ़ाई कर दिया परसों। ऑब्वियसली पास्ट देखना पड़ेगा, कुछ पास्ट देखो, कौन अभी प्रेसिडेंट कौन था, अशरफ घानी, वो कहाँ भागे, कहाँ शेल्टर लिए, यूएई में है, वहाँ से क्या अब उन लोग इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ से अपना गवर्नमेंट चलाएंगे नहीं चलाएंगे, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, कुछ बेसिक चीज देख लेना। इराक पर भी सद्दाम हुसैन ने अटैक, इराक का ही था सद्दाम हुसैन भाई, विशाल विशाल, सद्दाम हुसैन इराक का ही था, इराक का वो रूलर था, वो ईरान पर अटैक करवाया था। और कौन है, चाबर को बताए तो अभी, अच्छा पहले का भैया बिल्कुल डीप में जाने की जरूरत तो नहीं है ना, नहीं भाई बिल्कुल डीप में मत जाना, एक ओवरव्यू होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या सारा कवर कर चुके हैं हम। सुन लेना, ध्यान देना, इससे जितना हम कवर किए आज उससे बाहर नहीं आएगा, चिंता मत करो। सौरभ कुमार 1979 वाला एक बार, 1979 में देखो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, 5 मिनट का टॉपिक है ये, फिर से कैसे बताएं। देखो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, मेन वहां था कि तख्ता पलट हुआ। ईरान 1979 से पहले यूएस के कंट्रोल में था, वहां का जो राजा था, मतलब जो मिलिट्री कमांडर था, मोहम्मद रजा पहलवी, वो यूएस का पपेट रूलर था। तो वहां पे काफी ज्यादा इस बात का प्रॉब्लम होता था, काफी ज्यादा असर पड़ा, काफी ज्यादा शिफ्ट हुआ, चेंज हुआ। फिर धीरे धीरे जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट होना शुरू हुआ, प्रोटेस्ट करना लोग शुरू किए, तो जो रजा पहलवी था वो भाग गया यूएस, और यूएस में एग्जाइल में जो था इनका कमांडर खोमेनी, वो वापस आ गया और यहाँ रूलर बन गया। 1 नवंबर का 4 नवंबर का इंसिडेंट आई थिंक, 4 नवंबर को यूएस के 52 लोगों को इन लोग स्टूडेंट्स यहाँ के किडनैप कर लिए थे। तालिबान का मतलब स्टूडेंट, कई बात पता है, ऐसे ही साइड में बता दे रहे हैं, तालिबान का जो मीनिंग होता है, वर्ड का मीनिंग, वो भी स्टूडेंट होता है, तो सोचो स्टूडेंट है। तालिबान का स्थापना भी मतलब जो बेस है वो बोलते हैं गला दुखा, यूएस यहाँ यूपी से स्टार्ट हुआ था। तो इन लोग 52 लोगों को किडनैप किया। अल्जियर्स अकॉर्ड, एक फेमस अकॉर्ड है, नाम सुना होगा, अल्जियर्स अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके बाद के लोग छूटे। 1-2 साल के अंदर रजा पहले का भी कैंसर से डेथ हो गया। सर इंसर्जेंट्स क्या होते हैं, कोई रिलेटेड नहीं है यार, कुछ कोई जरूरत ही नहीं इंसर्जेंट्स क्या होते हैं। इंसर्जेंट्स कोई कहाँ से इंसर्जेंट्स आ गया दिमाग में। सर प्लीज इंडियन हिस्ट्री पे क्लास करा लीजिए, क्या है भाई सर, पीडीएफ मिल जाएगा कुछ देर में, दे देते हैं पीडीएफ। भाई पर्शियन लैंग्वेज का स्कोप स्पेशली इन आवर कंट्री है, स्कोप देखो ऑनेस्टली में ज्यादा स्कोप है नहीं पर्शियन का, प्राइवेट सेक्टर में तो और कम स्कोप है। स्कोप है, देखो स्कोप, अगर कोई नौकरी करना चाहे, जेएनयू से ग्रेजुएशन करके कोई नौकरी करना ही चाहेगा तो नौकरी तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि सैलरी कैसी होती है, आपको कैसा पैसा मिल रहा है, कैसा आप करना चाहते हो, वर्क कंडीशन कैसा है। अच्छा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। काफी लोग पर्शियन कर करके, देखो पर्शियन करने के बाद यहाँ लोग या तो एकेडमिया ज्वाइन करते हैं, मतलब पर्शियन मास्टर्स कंटिन्यू करते हैं, जैसे मैं मास्टर्स में, तो मैं मास्टर्स कंटिन्यू कर लूंगा, अगर पीएचडी कर लिया तो फिर कहीं प्रोफेसर बनूंगा। तो जनरली लोग एकेडमिया ज्वाइन करते हैं, या तो उसके अलावा अपना पर्सनल बिजनेस शुरू करते हैं। तो इंडिया ज्ञान का बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी 1-2 साल से बिजनेस का इशू चल रहा है, क्योंकि अभी बताया था, मैंने नोट करवाया था कि जो ईरान की जो रुपी रिजर्व है, वो रुपी रिजर्व कोलैप्स कर चुकी है 2 साल से, लॉकडाउन का भी कारण और भी कारणों के चलते, तो रुपी रिजर्व कोलैप्स कर गया। तो हम लोग का जो एक्सपोर्ट है ईरान को, वो काफी 42% के लिए कट हो चुका है। तो अभी डेट स्वेट्स का बिजनेस थोड़ा खराब चल रहा है। ऐसे प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह बाकी चाइनीज वाइनीज कोरियन जर्मन का जो स्टैंडर्ड है उससे